सीपीआईएमएल नेता सुदामा प्रसाद ने बोला है कि हमला नहीं, बात करनी चाहिए थी। अब भी इसको लेकर विवाद शुरू हो गया है। इस बयान के क्या मायने हैं, क्या राजनीतिक चर्चाएं चल रही हैं, इसको लेकर इस पर बात करेंगे। साथ ही कांग्रेस वर्किंग कमेटी में अखिलेश सिंह को जगह दी गई है। अध्यक्ष छिनी थी, वर्किंग कमेटी में जगह मिली, तो इसके क्या मायने हैं ये आपको बताएंगे। साथ ही तेज प्रताप यादव बॉर्डर पर जाने के लिए बेताब हैं, अपना लाइसेंस दिखा रहे हैं, उसको लेकर भी कुछ कहा जा रहा है, राजनीति हो रही है, उसको लेकर बात करेंगे। और बात करने के लिए रोज की तरह मेरे साथ रहेंगे हमारे वरिष्ठ साथी पंकज जी। पंकज जी, सबसे पहले तो सुदामा प्रसाद के बयान के बारे में बात कर लेते हैं, जिसको लेकर काफ़ी चर्चा हो रही है बिहार में। उन्होंने कहा है कि हमला नहीं, जो भारत ने जवाबी कार्रवाई की है उसको लेकर उन्होंने कहा है कि हमला नहीं होना चाहिए, अभी बात करनी चाहिए। तो किस तरीके से इस बयान को देखा जा रहा है? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि ये माले के लोग, और अगर आप देखें तो कश्मीर में पीडीपी की नेता महबूबा मुफ्ती, ये लोग अभी शांति का राग अलाप रहे हैं। दरअसल ये कुछ इक्के दुक्के वॉइस हैं जिनको आप देख सकते हैं कि इनका दरअसल जन समर्थन क्या है। पीडीपी बुरे तरीके से कश्मीर में हारी है, और अगर आप सुदामा प्रसाद की बात करें तो सुदामा प्रसाद लालू प्रसाद के भरोसे राजनीति करते हैं। वो कह रहे हैं कि शांति की बात होनी चाहिए, दोनों तरफ बात होनी चाहिए, देखना चाहिए हमला क्यों हुआ। सवाल ये है क्या देखना चाहिए, और भारत ने इतने सालों से देखा है, भारत ने हमेशा शांति का परिचय दिया है। भारत पीस लविंग स्टेट है, और इसलिए भारत को सॉफ्ट स्टेट समझा जाने लगा। जो भारत की मजबूती थी उसको कमजोरी समझा जाने लगा। और दरअसल ये सीपीआईएमएल के लोग, अगर मैं खास तौर पर ये कहूँगा तो इन्होंने बहुत ज़्यादा हिंसा में भरोसा किया कभी किसी ज़माने में, और जब ये हिंसा में भरोसा खुद करते रहे हैं तो अब ये शांति का राग पाठ पढ़ा रहे हैं। इनके घटक दल लालू प्रसाद लिख रहे हैं जय हिंद की सेना। आप समझिए किस तरीके से हमारी सेना के साथ लोगों का समर्थन है। तमाम विपक्षी दल के नेता लिख रहे हैं जय हिंद की सेना, हमारा पूरा समर्थन भारतीय सेना के साथ है। यहाँ तक कि विपक्ष कह रहा हमारा पूरा समर्थन भारत सरकार के साथ है। लेकिन जब इनसे ये पूछा गया कि क्या आप विरोध करते हैं, तो उन्होंने सीधा विरोध करने का हिम्मत नहीं जताया, लेकिन उन्होंने कहा कि हम कोई राष्ट्रभक्ति का सर्टिफिकेट हमें किसी से नहीं चाहिए, ये भाजपा बांटती है। तो इसको भी एक तरीके से पॉलिटिसाइज करने का बात है। दरअसल वो कौन सा वोट बैंक हासिल करना चाहते हैं वो समझ से परे है। लेकिन सुदामा प्रसाद का ये बयान चर्चा में जरूर है, जबकि सबसे बड़ी बात यह है कि उन्हीं के गठबंधन के बड़े घटक दल, अगर हम कांग्रेस की बात करें, आप देखिए किस तरीके से राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे सरकार को पूरा समर्थन दे रहे हैं, अपने मिलिट्री पे कंप्लीट भरोसा कर रहा है, उनको समर्थन दे रहा है। लालू प्रसाद रातों रात लिखते हैं जय हिंद की सेना, तो आप समझ लीजिए उनको किस तरीके से अपने सैनिकों पे भरोसा है। तो सवाल यह है कि माले इस तरीके की बात करती है जिसके पास 2 एमपीज है, तो इस तरह की बात करने का आप समझ सकते हैं। और खास तौर पर वो शांति का राग अलाप रही है, वो भी तब जिसका पूरा रक्त रंजित इतिहास है। इस बात को आप जान लीजिए। तो मुझे लगता है जनता को ये बिल्कुल पसंद नहीं आएगा, लेकिन लोकतंत्र है, इक्के दुक्के वॉइस आपको इस तरह के सुनाई पड़ेंगे और वो ज्ञान देते हुए नजर आएंगे, क्योंकि लोगों का दबाव, लोगों के जनमानस में इतना गुस्सा है कि 26 निर्दोष लोगों की हत्या हुई, उनकी शहादत हुई। वो निर्दोष लोग थे। कई सारी महिलाएं 6 दिन पहले जिनकी शादी हुई थी वो बेवा हुए, और किस तरीके से लोगों का आक्रोश फूट पड़ा कि पाकिस्तान को सबक सिखाया जाना चाहिए। हमारे देश ने बहुत ही कहते हैं परिपक्वता का परिचय दिया, और हमारे देश ने स्ट्राइक भी किया, तो कहाँ पर किया? ऐसे लोकेशंस पे जो आतंक का गढ़ रहा है, जहाँ पे आतंकी ट्रेनिंग लेते हैं, उनको ट्रेंड करके फुल फ्लेजेड टेररिस्ट बनाया जाता है। ऐसे 9 लोकेशंस पे अटैक किया गया, बाकायदा उसका विजुअल्स, वीडियोग्राफी करके दुनिया के सामने रखा गया कि हमने, भारत ने ना किसी सिविल लोकेशन पे अटैक किया है, ना ही कोई मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट पे अटैक किया है।
उसके बावजूद पाकिस्तान ने कोशिश किया, इर्रेस्पॉन्सिबली बिहेव किया, तो भारत उसका माकूल जवाब दे रहा है। हम पहले से ही शांति के पक्षधर रहे हैं, इस बात से कोई इनकार नहीं कर सकता। इसलिए मुझे लगता है कि उनके बयान को बहुत ज्यादा तवज्जो देने की जरूरत नहीं है। अभी उनके बयान के टेकर्स शायद आपको मिलेंगे, और जो वो ये बात कर रहे हैं शांति शांति, यकीन मानिए उनको ये मैसेज पहुंच जाएगा हमारे प्लेटफॉर्म के जरिए कि भारत ने हर शांति का प्रयास कर लिया, हर ऑप्शंस टटोल लिया। कई बार युद्ध भी, लड़ना भी शांति के लिए बेहद जरूरी होता है। जब तक आप लड़ते नहीं हैं, जब तक अगले को आपकी ताकत का एहसास नहीं होता है, तब तक वो शांति के रास्ते पर आता नहीं। बिल्कुल, इससे इनकार नहीं किया जा सकता कि वैसे भी जो बयान है, आप कह रहे हैं हमला नहीं करना चाहिए, पर हमला हम कर भी नहीं रहे हैं, हम तो जवाब दे रहे हैं। हमारी तो हमेशा कोशिश रहेगी कि शांति बनी रहे। हम लगातार, हमारी सरकार बोल रही कि एस्केलेट नहीं करना चाहते हैं चीज़ों को, पर अगर हम पर कोई हमला होगा तो उसका जवाब तो हम देंगे और मजबूती के साथ देंगे। और इससे मुझे लगता नहीं कोई भी इनकार करेगा। युद्ध कोई नहीं चाहता है, पर जवाब तो देना ही पड़ेगा ना। अब बात कर लेते हैं दूसरे पॉलिटिकल मुद्दे को लेकर। अखिलेश सिंह, क्योंकि बड़े चर्चा में रहे, जिस तरीके से उनका पद छिना, प्रदेश अध्यक्ष थे, बड़े पावरफुल माने जाते थे, मजबूत दखल माना जाता था पूरे बिहार में उनका। कहा जाता था कि कांग्रेस के अंदर कोई पत्ता भी नहीं हिल सकता बिना उनके मर्जी के, बिहार में कम से कम। अचानक उनकी विदाई होती है, लगता है साइडलाइन किए गए हैं, पर अब कांग्रेस वर्किंग कमेटी में उनको जगह मिली। कैसे देखा जाए इसको? देखिए, मुझे ये साफ दिखाई पड़ता है कि कांग्रेस ने बहुत ही करीने से, तरीके से एक मैच्योर डिसीजन लिया। मैच्योर डिसीजन मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि कांग्रेस ये इमेज बनाने में कामयाब रही कि भाई हम लालू प्रसाद के पिछलग्गू नहीं है, हम आरजेडी के पिछलग्गू नहीं है। इसलिए आरजेडी की बिहार यूनिट से अखिलेश सिंह की छुट्टी कर दी गई, लेकिन कांग्रेस ने सीडब्ल्यूसी में उनको अस्थायी आमंत्रित सदस्य बना लिया। इसका मतलब साफ है कि राहुल गांधी के 9 नवरत्नों में से ये भी एक होंगे। और शायद कांग्रेस ने ऐसा इसलिए किया क्योंकि बिहार में लालू यादव की और उनकी पार्टी की जरूरत तो कांग्रेस को है ना, उसके बगैर तो कांग्रेस चल नहीं पाएगी। ऐसे में अगर लालू प्रसाद के साथ सेतु बनाने के लिए, कम्युनिकेशन के लिए, एक बातचीत के लिए, प्रॉपर संबंध कायम रखने के लिए किसी नेता की जरूरत तो पड़ेगी। ठीक है, अपने स्टेट यूनिट से इनको निकाल दिया, लेकिन आपको कहीं ना कहीं ऐसा इंपॉर्टेंट पद तो देना पड़ेगा, क्योंकि 1.5 महीने से वो खाली बैठे हुए थे, और खाली बैठे हुए थे तो उनके भीतर नाराजगी भी थी। कहा यह जा रहा है कि चुनाव से पहले बैलेंस करने के लिए इनको अस्थायी आमंत्रित सदस्य बनाया गया सीडब्ल्यूसी का, ताकि बिहार में कांग्रेस एकजुट होकर के चुनाव लड़ सके। आपको मैं ये बताना चाहूंगा कि कांग्रेस जिस भी स्थिति में बिहार में है, उसमें उसको चलाने में अखिलेश सिंह की भूमिका बड़ी महत्वपूर्ण रही है। जहां तक फिनेंस मैनेज करने की बात है, वो करते रहे हैं। आरजेडी से संबंध बनाए रखने की बात है, वो बनाते रहे। आप ये देखिए, 9 सीट पर कांग्रेस लड़ी ना, शोर शराबा था कि 4 सीट मिलेगा, 5 सीट मिलेगा, पर 9 सीट पर कांग्रेस लड़ी। पर कांग्रेस के कई पुराने कार्यकर्ता और नए भी ये मान रहे थे कि कांग्रेस ऐसे अपना इमेज बिहार में बना चुकी है कि वो आरजेडी के पिछलग्गू है। राहुल गांधी को ऐसा लगा कि इस इमेज से निकलने की जरूरत है। कांग्रेस को ऐसा लगा कि हमें 90 के दशक वाली पार्टी बननी है, क्योंकि उस समय कांग्रेस सत्ता में होती थी। तो सवाल ये है कि सत्ता में बने रहने के लिए आपको कई सारे ऐसे फैसले लेने होंगे जो कि टफ दिखाई पड़ेगा, आपको अपने पैर पे खड़ा होना पड़ेगा। कांग्रेस अब ओबीसी पॉलिटिक्स की धार बहुत मजबूत करते हुए दिखाई पड़ती है, तो आने वाले समय में आपको बिहार और यूपी में आरजेडी और समाजवादी पार्टी से कांग्रेस की भिड़ंत होगी, इससे भी कोई इनकार नहीं कर सकता है। तो आपको ऐसे लीडर्स को कमान देना पड़ेगा जो इन नेताओं के विरोध में खड़े हो सकें, बोल सकें, पर साथ ही आपको ऐसे नेताओं को भी जगह देना पड़ेगा कि जब उनकी जरूरत होगी तो उससे उनके साथ कम्युनिकेशन करने में ये नेता सहायक हो। तो आरजेडी के साथ जब नजदीकी रखना होगा, बात करनी होगी, सीटों के बंटवारे की बात होगी और वो बात सफल हो सके, उसमें अखिलेश प्रसाद सिंह की जरूरत होगी। इसलिए मुझे लगता है कि कांग्रेस ने इन तमाम चीजों पर बात विचार करके
अखिलेश प्रसाद सिंह को CWC में जगह दिया है। ये बड़ा महत्वपूर्ण जगह है, इम्पोर्टेंट जगह है। राहुल गांधी के नज़दीक रहेंगे, 9 नवरत्नों में से एक होंगे, ऐसा कहा जा रहा है। इसलिए जो बात अखिलेश प्रसाद सिंह को लेकर के लंबे समय से चली आ रही थी कि उन्हें साइडलाइन कर दिया गया है, उनकी कोई महत्ता नहीं है, उनके नेतृत्व में पार्टी लालू प्रसाद की बिल्कुल पिछलग्गू दिखाई पड़ रही थी। प्रशांत किशोर ने अपने स्टेटमेंट में यहां तक कह दिया कि लालू प्रसाद कांग्रेस पार्टी के नेताओं को डांटा करते थे। आप समझ लीजिए, तो इस तरह की बातों को सुन करके मुझे लगता है एक कांग्रेस का इमेज खराब बन रहा था। कांग्रेस अपने इस इमेज को डाइल्यूट करना चाह रही है, इसलिए अल्लाह वरू को लाया गया, इसलिए कई ऐसे नेताओं को लाया गया, नया प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया राजेश राम को, जातीय समीकरण को भी साधने का प्रयास किया गया और इसके जरिए कांग्रेस एक अलग चेहरा अपना प्रोजेक्ट करना चाह रही है। पर ऐसे नेता जो कि लालू प्रसाद के करीबी हैं, खास हैं, उनको जगह दे करके दूसरा रास्ता भी खोले रखना चाहती है, इसलिए कांग्रेस ने ऐसा किया। बिल्कुल, तो स्ट्रेटजी के लिहाज से देखें तो आप कह रहे हैं कि ये ठीक फैसला, ठीक कदम कांग्रेस पार्टी ने उठाया है। अब इसके दूरगामी नतीजे क्या होंगे वो देखने वाला होगा, आने वाले वक्त में नजर आएंगे, मुझे लगता है वो। अब बात कर लेते हैं तेज प्रताप यादव की। उनकी एक फ़ोटो खूब वायरल है, उन्होंने खुद ही शेयर की है, जिसमें वो पायलट की यूनिफॉर्म पहने हुए हैं, हेलीकॉप्टर के सामने खड़े हैं और उसके साथ ही उनका एक लाइसेंस भी शेयर हो रहा है, जिसके मुताबिक उनका दावा है कि वो जहाज़ उड़ाने में समर्थ हैं और बॉर्डर में जाने को भी तैयार। प्रधानमंत्री मोदी से वो उस तरह की अपील कर रहे हैं। मगर इस बीच दीपा मांझी, जो कि जीतन राम मांझी पूर्व मुख्यमंत्री बिहार के, उनकी बहू हैं, उन्होंने एक आरोप लगाया है कि वो जो दावा है वायुयान चालक होने का वो गलत है। ये जो सर्टिफिकेट दिखाया जा रहा है वो उड़ान रेडियो टेलीफोन प्रचालक का है, यानी कि ठीक दावा नहीं किया जा रहा तेज प्रताप यादव की तरफ से। ये क्या पॉलिटिक्स चल रही है भाई साहब? देखिए, इन दिनों ऐसा लगता है कि जीतन राम मांझी, उनकी पार्टी, उनका परिवार, उनके बेटे और इस हाल फिलहाल में उनकी बहू भी राजनीति में स्टेटमेंट दे करके बड़ा ही एक्टिव दिखाई पड़ रहे हैं। वजह बहुत साफ है कि आने वाले दिनों में चुनाव है। जीतन राम मांझी खूब सारी सीटों का दावा कर रहे हैं। उनको लग रहा है कि एनडीए में ज़्यादा सीटें पाएंगे तो एनडीए की सरकार बनेगी, हमारी महत्ता ज़्यादा होगी, और इसलिए आप देखें उनके चाहे सुपुत्र हों, चाहे उनकी बहू हो, खुद जीतन राम मांझी हो या उनके कई प्रवक्ता हैं, वो लगातार इस पर कुछ ना कुछ चर्चा कर रहे हैं। आपको बता दें, जहाँ तक तेज प्रताप यादव का कैरेक्टर है तो वो अलग अलग रूप में नजर आते हैं। कभी वो शिव भक्त बने हुए नजर आते हैं, उनका जबरदस्त फोटो वायरल होता है। कभी वो मथुरा जाते हुए दिखते हैं, कृष्ण भक्त नजर आते हैं, राधे राधे बांसुरी बजाते हुए दिखते हैं। तो ये तेज प्रताप यादव का जीने का एक तरीका है और उनके जीने के तरीके को देखते हुए ही उनके पिता ने, जबकि तेज प्रताप यादव बड़े सुपुत्र हैं, पर पिता ने पार्टी की कमान अपने छोटे सुपुत्र तेजस्वी यादव को सौंपा है, क्योंकि तेजस्वी यादव ज़्यादा गंभीर हैं, ज़्यादा मैच्योर्ड हैं, फैसले बड़ी शांति से ले सकते हैं, पॉलिटिक्स को लेकर के बेहद गंभीर हैं और इसलिए पिता का भरोसा भी उन पर ज़्यादा है। अब जहाँ तक सवाल है तेज प्रताप यादव का, तो आपको पता है ऑपरेशन सिंदूर की चर्चा जिस तरीके से इन दिनों पूरे देश में है, लोग सेना के साथ जिस तरीके से खड़े हैं, लोग सेना का जिस तरीके से उत्साह बढ़ा रहे हैं, अपनी सेना पर जिस तरीके से लोगों का भरोसा है, विश्वास है और सरकार पर भी विश्वास भरोसा बढ़ा है, तो इसको लेकर के तेज प्रताप यादव ने एक पोस्ट किया और पोस्ट में लिखा कि मैं भारत माता की सेवा के लिए प्लेन उड़ाना चाहता हूँ, एयरफोर्स में अपनी सर्विस देना चाहता हूँ, और बाकायदा उन्होंने एक पोस्ट जारी करते हुए अपने फ़ोटो भी उन्होंने लगाया और वो कहते हैं कि वायुयान चालक अपने दायित्वों का निर्वहन करने में सक्षम हूँ। मैं वायुयान चालक हूँ और इसलिए मैं पीएम मोदी से अनुरोध करता हूँ कि भारत माता की सेवा करने का अवसर दिया जाए। लेकिन जब ये उनका एक्स पर
कमेंट आता है, स्टेटमेंट आता है, तो दीपा मांझी तुरंत मगही अंदाज में, मतलब समझिए, जबकि तेज प्रताप का लैंग्वेज भोजपुरी है और जीतन राम मांझी गया से आते हैं तो वो मगही बोलते हैं, उनकी बहू भी मगही बोलती है, पर मगही अंदाज में जवाब देने का मतलब है कि तेज प्रताप को जवाब तो मिले, लेकिन उससे ज्यादा उनके समर्थकों को, जो मगध में उनका वोट बेस है, उनमें जोश आए, उसको मैसेज जाए कि किस तरीके से दीपा मांझी ने तेज प्रताप यादव को जवाब दिया है। तो तेज प्रताप यादव को जवाब इस तरीके से दीपा राम मांझी दे रही हैं कि ये फर्जी सर्टिफिकेट लेकर के आप क्यों घूम रहे हैं, ये सर्टिफिकेट जो आप डाल रहे हैं वो सर्टिफिकेट तो कुछ और है, वो सर्टिफिकेट उड़ान वायुयान चालक का नहीं है, वो उड़ान रेडियो टेलीफोन प्रचारक का है और प्रचालक का है, और वो भी इनवैलिड है, यानी एक्सपायर्ड लाइसेंस है, ये कहना है दीपा मांझी का। तो दीपा मांझी यहीं पे नहीं रुकती हैं, कहती हैं कोविड भी आया, कोविड के समय में आपकी 2 बहनें डॉक्टर थी, कहीं भी आला लेकर के नजर नहीं आई। तो दीपा मांझी ये कहना चाह रही हैं कि अरे तेजू भैया, इतना उड़ने का जरूरत क्या है, जमीन पर रहिए, और ये जो फर्जी लाइसेंस के सहारे आप विमान उड़ाने की बात कर रहे हैं, तो आप क्या करिएगा उस विमान पे, और उस विमान के साथ क्या होगा, इसलिए जमीन पर रहिए, अस्थिर रहिए, ज्यादा उड़ने की जरूरत नहीं है। तो एक तरीके से राजनीतिक रूप से अपने कंस्टिट्यूएंसी को उन्होंने एड्रेस करने का प्रयास भी किया है, दूसरा एक जवाब देने का प्रयास भी किया है। तेज प्रताप यादव का दीपा राम मांझी ने भरपूर मजाक उड़ाया है, लेकिन बड़ी बात यह है कि तेज प्रताप यादव जब भी इस तरह के कमेंट्स देते हैं तो वो वायरल होते हैं, उनकी चर्चा होती है। अब कभी वो शिव भक्त, कभी वो कृष्ण भक्त, और अब वो वायुयान चालक के रूप में जो उन्होंने अपना फोटो एक्स पर लगाया है, उसकी चर्चा हो रही है। और इसीलिए हम लोग इस पर बात भी कर रहे हैं कि तेज प्रताप यादव ने प्रधानमंत्री मोदी से इस तरीके की अपील कर क्या पाने का कोशिश किया है, उनकी भुजाएं क्यों फड़क रही हैं कि वो वायुयान चला करके जिस तरीके से हमारी सेना लगातार दुश्मनों पर भारी पड़ रही है, उनके हमले का करारा जवाब दे रही है। तेज प्रताप यादव भी उसका हिस्सा बनना चाह रहे हैं, लेकिन दीपा मांझी उनके कॉम्पिटेंसी पे, उनके सर्टिफिकेट पर ही सवाल उठा रही हैं कि आप कैसे पायलट बन सकते हैं, आप कैसे वायुयान उड़ा सकते हैं जब आपका सर्टिफिकेट ही उसका नहीं है, और जो सर्टिफिकेट आप दिखा भी रहे हैं वो फर्जी है। बिल्कुल, तो ये आरोप है दीपा मांझी की तरफ से, और इसको लेकर कंट्रोवर्सी चल रही है। तो इस पूरी कंट्रोवर्सी के बारे में आपका क्या सोचना है? तेज प्रताप यादव वाला जो मसला चल रहा है, उसके अलावा सुदामा प्रसाद जो बोले हैं उसको लेकर जो चल रहा है, उसके बारे में आपका क्या सोचना है? कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें ज़रूर बताएं। बाकी बिहार है और राजनीति चलती रहेगी, इसको लेकर लगातार अपडेट्स आप तक हम पहुंचाते हैं, ऐसे पहुंचाते रहेंगे। आप देखते रहिए TV9 डिजिटल। शुक्रिया।